लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों को जो लॉ ऑफ मास एक्शन से पढ़े हैं उसी से डेरिवेशन करना है। तो लेट अस कंसीडर एक केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग लेते हैं रिएक्टेंट ए बी, ये रिएक्शन करते हैं, सी और डी देते हैं रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों को यूज करना होता है बैलेंसिंग फैक्टर, जिसको हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। तो ABCD ही लगाया जाता है। बाय लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन से हम लोगों को इसके लिए एक्सप्रेशन एक मिला। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो KF ए का कॉन्सेंट्रेशन, बी का कॉन्सेंट्रेशन, ए के पावर में ए का कोएफिशिएंट और बी के पावर में बी का कोएफिशिएंट। फॉरवर्ड हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होता है, तो फॉरवर्ड वाले में हम लोगों को रिएक्टेंट लिखना है। वहीं अगर बैकवर्ड रिएक्शन देखें इधर से इधर के लिए, तो हमारा जो है KB हो जाएगा, C और D होगा इसका कॉन्सेंट्रेशन, उसके पावर में C का कोएफिशिएंट और D के पावर में D का कोएफिशिएंट। ये हम लोगों को लॉ ऑफ मास एक्शन से मिला। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग ये वर्ड जानते हैं, इक्विलिब्रियम उस स्टेट को कहते हैं जब हमारा दो अपोजिट प्रोसेस इक्वल हो जाता है, उसका रेट इक्वल हो जाता है। तो एट इक्विलिब्रियम पे हम क्या कह सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये बराबर होना चाहिए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब जिस रेट से AB कंज्यूम हो रहा है उसी रेट से C एंड D फॉर्म कर रहा है। तो जब ये रेट बराबर हो जाए उस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। अगर बराबर नहीं है तो उस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम में नहीं गिनते। तो जब ये दोनों बराबर है तो हमारा ये दोनों एक्सप्रेशन भी बराबर हो गया। KF A B, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा ये हुआ, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये हुआ और दोनों इक्वल हो गया एट इक्विलिब्रियम। तो जब ये दोनों इक्वल हो गया तो यहां पर एक कांस्टेंट है, यहां पर भी एक कांस्टेंट है। हम लोग इस पार्ट को एक तरफ करते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ करते हैं। तो जब हम लोग इस पार्ट को इसके डिनोमिनेटर में ले आए, KB को इसके डिनोमिनेटर में ले आए, हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह बना, जो कि KF/KB आया। इसमें KF भी एक वेरिएबल कांस्टेंट है और KB भी एक वेरिएबल कांस्टेंट है, तो दोनों का डिवीजन रेशियो ये भी एक तरह का वेरिएबल कांस्टेंट आएगा। इसको एक नाम दे दिया गया KC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। thus KC इज इक्वल टू हमारा क्या आया, C का कॉन्सेंट्रेशन, C कॉन्सेंट्रेशन के पावर C, D कॉन्सेंट्रेशन के पावर D, A कॉन्सेंट्रेशन के पावर A, B कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर B। ये हमारा बना लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसको हम लोग अगर वर्ड में लिख दें तो हमारा आ जाता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। वर्ड में कैसे लिखेंगे? अगर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अगर कोई पूछेगा तो हम लोगों को इस एक्सप्रेशन को बस वर्ड्स में लिख देना है। क्या आएगा? ये दोनों चीज डिवाइड में है तो रेशियो वर्ड आ गया। द रेशियो of
ऊपर में हमारा जो है कॉन्सेंट्रेशन है, और ये कॉन्सेंट्रेशन है प्रोडक्ट का, सी और डी हमारा प्रोडक्ट है। द रेशियो ऑफ, यहां पे हमारा प्रोडक्ट वर्ड है, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ concentration of product to the product of concentration of reactant each raised to the power ऑफ स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। इन दोनों का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट होता है, और यही बन गया हमारा लॉ। ये स्टेटमेंट जो है हमारा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों को क्या लिखना है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा। द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई के लिए ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो दूसरा प्रोडक्ट यूज हुआ है वो सी और डी के लिए यूज हुआ है, पहला जो प्रोडक्ट यूज हुआ है वो मल्टीप्लाई के लिए, टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मल्टीप्लाई ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ईच रेज टू द पावर, और ईच वन पे हमारा पावर होना चाहिए, क्या होना चाहिए पावर में, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होना चाहिए। सी के पावर में सी, डी के पावर में डी, ए के पावर में ए, बी के पावर में बी, किसी और का नहीं, ठीक है। कोफिशिएंट इच कांस्टेंट, कांस्टेंट वर्ड यूज हुआ है केसी के लिए, ये दोनों का जो रेशियो आएगा ये हमारा कांस्टेंट होगा। दिस कांस्टेंट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड द होल स्टेटमेंट इज कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन आता है राइट द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तो एग्जैक्टली तुमको इसको वर्ड्स में लिख देना है। वर्ड्स में लिखने के बाद ये रिएक्शन एंड देन ये स्टेटमेंट, ये डेरिवेशन नहीं, डेराइव आएगा तब, वैसा क्वेश्चन नहीं आता है, बट अगर आएगा तब ये सब सारा लिखना है। अगर सिर्फ इतना आता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लिखो, तो ये स्टेटमेंट, ये रिएक्शन और ये एक्सप्रेशन। केमिकल इक्विलिब्रियम में एक टर्म आता है कॉन्सेंट्रेशन कोसेंट, क्यूसी। ये जो है केसी की तरह ही है, बट केसी नहीं है। फॉर एनी रिएक्शन जिसमें हमारा ए, बी, सी और डी आ रहा है, सी का पावर सी, डी का पावर डी, ए का पावर ए, बी का पावर बी, is called concentration quotient। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि ये जो है केसी है, और अभी हम कह रहे हैं कि यही कॉन्सेंट्रेशन क्वोशेंट है, क्यूसी है। देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस क्या है वो समझना है। हमने ए और बी को मिला दिया, मिलाते ही सी और डी बनना शुरू हुआ। शुरू होते इक्विलिब्रियम अचीव हो गया होगा? नहीं, शुरू होते इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है, या फिर इक्विलिब्रियम के बाद। हमारा इक्विलिब्रियम जहां अचीव होता है उसको केसी बोलेंगे, लेकिन इक्विलिब्रियम अचीव होने से पहले या इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद जो हमारा टर्म होता है वो होता है क्यूसी।
मतलब Kc एक पार्टिकुलर कंडीशन है जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, और Qc एक जनरल टर्म है जिसमें इक्विलिब्रियम अचीव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो शुरू से लेकर अंत तक के रिएक्शन के बारे में बात करता है Qc, और Kc सिर्फ उस वक्त के बारे में बात करता है जिस समय इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है। हमारा जो है कॉन्सेंट्रेशन डालें और वो Kc के बराबर आ रहा है, वो इक्विलिब्रियम अचीव होने के वक्त जो कॉन्सेंट्रेशन आया वो यहां डालें तो हमारा क्या मिलेगा, Kc मिलेगा। मान लेते हैं A और B डाले, C और D मिल रहा है, 10 मिनट के बाद चेक किए, अब इस पूरे रिएक्शन का ना टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना कलर चेंज हो रहा है। क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, जिससे में हम लोग पढ़े थे कि चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड सो मेनी। तो इस रिएक्शन में अब कलर चेंज होना बंद हो गया, इसमें प्रेसिपिटेट बनना बंद हो गया, हीट चेंज बंद हो गया। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग जब इसका कॉन्सेंट्रेशन मेजर किए, ए का कॉन्सेंट्रेशन, बी का कॉन्सेंट्रेशन, सी का, डी का जो आया वो वैल्यू यहां पर रखेंगे तो जो डेटा आएगा वो मेरा आएगा Kc का, क्योंकि उस समय जो कॉन्सेंट्रेशन जो आ रहा है, हम मान लेते 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, मेजर किए, यहां पुट कर दिए, जो डेटा आएगा मेरा Kc का आएगा। लेकिन शुरुआत में तो हम इसको कुछ ज्यादा डाले होंगे, है ना, और उसके बाद ये कुछ नहीं डाले होंगे, और उसमें हम 5 मिनट के बाद चेक कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम मान लेते हैं 10 मिनट के बाद अचीव होना है, इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम 10 मिनट के बाद अचीव हो जाएगा, लेकिन हम 5 मिनट पे इसका 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 कॉन्सेंट्रेशन रख के चेक करेंगे तो Kc नहीं ना आएगा, वो हमारा होगा Qc, कॉन्सेंट्रेशन कोसेंट। या मान लेते हैं इसी रिएक्शन में हम क्या डाल दिए, C और D डाल दिए, C और D इसमें डाल दिए, तब क्या हो गया, C एंड D का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। इक्विलिब्रियम जिस समय अचीव होना था उस समय C और D का कॉन्सेंट्रेशन होना था 1 और 2 मान लेते हैं, और अभी हम कुछ डाल दिए, हो गया 4-5, तो ज्यादा हो गया, इक्विलिब्रियम तो अचीव नहीं होगा। अब उस समय हम यहां पर डेटा डाल के चेक करेंगे तो मेरा Kc नहीं आ सकता, क्या आएगा उस समय, Qc आएगा, कॉन्सेंट्रेशन कोसेंट। तो Qc इज अ जनरल टर्म, इसको भी अगर डिफाइन करना हुआ तो बिल्कुल तरीका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की तरह है। ये मान लेते हैं एट इक्विलिब्रियम है, ये आफ्टर इक्विलिब्रियम है, ये बिफोर इक्विलिब्रियम है। तो यहां पर जब आया तो Kc और Qc बराबर हो गया, ठीक है। तो अगर डिफाइन करना हुआ कि व्हाट इज Qc, कॉन्सेंट्रेशन कोसेंट, तो तरीका वही है, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ concentration of product to the product of concentration of reactant each raised to its stoichiometric coefficient is called concentration note. At equilibrium, जब हमारा इक्विलिब्रियम होता है Qc इज इक्वल टू Kc, बस उसी वक्त Qc Kc के बराबर है, ठीक है। अब इसका फायदा देखते हैं। कोई रिएक्शन हो रहा है
उसका केसी वैल्यू हमको पता होता है, कैलकुलेटेड होगा। ठीक है, केसी जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन से आज़ाद होता है। तो जाहिर सी बात है हर तरह के रिएक्शन जितने भी अभी तक हो चुके हैं जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है उसका केसी वैल्यू हमको टेबल वाइज मिल जाता है, उस टेबल में केसी वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, अब तुमको क्वेश्चन दे दे और उसमें इसका कॉन्सेंट्रेशन इसका दे दे और कहे कि एट एनी टाइम सी का कॉन्सेंट्रेशन इतना है, डी का कॉन्सेंट्रेशन इतना है, ए का इतना है, बी का इतना है, तो बताओ कि क्या जिस समय ये कॉन्सेंट्रेशन मेजर किया गया उस समय रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुका है? तो हमको क्या करना है, हमको ये कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करेंगे, अगर वो केसी के बराबर आ जाए तो कह देंगे हाँ इक्विलिब्रियम में, नहीं आएगा तो कह देंगे कि नहीं आया, नहीं बराबर है, इक्विलिब्रियम में नहीं है। इफ QC is not equal to KC, reaction is not in equilibrium। रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं है। QC एंड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, हमारा 3 कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन हो सकता है कि QC छोटा हो KC से, दूसरा कंडीशन हो सकता है QC बराबर हो KC के, और तीसरा कंडीशन हो सकता है QC बड़ा आ जाए KC से। ठीक है, QC हमारा छोटा है, बराबर है, बड़ा है, ये 3 कंडीशन आ सकता है। ये तो समझ गए एट इक्विलिब्रियम। अगर मेरा दोनों बराबर हो गया तो हम सीधा सीधा कह सकते कि इक्विलिब्रियम में रिएक्शन अब कुछ नहीं हो रहा है, कुछ बढ़ घट नहीं रहा है। लेकिन अगर हमारा छोटा है और बड़ा है तब हमको कैसे समझना है, उसके लिए एक डायग्राम देखते हैं। ये मेरा हो गया QC QC QC, ये हमारा हो गया KC। किसी रिएक्शन के लिए किसी खास टेम्परेचर पे KC हमेशा कांस्टेंट रहेगा। किसी भी रिएक्शन के लिए हमारा QC कम और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उस रिएक्शन का KC हमेशा एक बराबर आना है, क्योंकि KC हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और इक्विलिब्रियम किसी एक ही पॉइंट पर अचीव हो सकता है किसी खास कॉन्सेंट्रेशन के साथ, है ना। तो KC जो है हमारा कांस्टेंट है, QC कम और ज़्यादा हो सकता है। तो पहला कंडीशन हम लिए हैं इस पर, जिसमें QC KC से छोटा है, दूसरा बराबर है और तीसरा बड़ा है। तो अगर जो मेरा बराबर है तो ये तो मेरा सेकंड केस हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया। अब हम लोग इसमें देखते हैं जो मेरा कम है या जो ज़्यादा है, हमारा ये रिएक्शन जो होगा ये हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट होना चाहेगा, है ना। ये हमेशा चाहेगा कि मेरा इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए। अगर ये ज़्यादा है और ये कम है तो रिएक्शन किधर होगा, इधर से इधर के तरफ फॉरवर्ड होगा, है ना। रिएक्शन के शुरुआत में ये बहुत ज़्यादा रहता है, ये 0 रहता है, तो रिएक्शन मेरा ये ज़्यादा ये कम, तो इधर से इधर के तरफ शिफ्ट होना चाहता है। अब अगर किसी रिएक्शन के दौरान हम ये ज़्यादा डाल दें, ठीक है, C एंड D डाल दिए, अब ये ज़्यादा हो गया तो रिएक्शन इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं बैकवर्ड शिफ्ट होना, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट होना। तो QC मेरा कम कब आएगा, जब मेरा ये छोटा होगा ये बड़ा होगा। जब ये छोटा ये बड़ा तो QC मेरा छोटा वैल्यू आएगा, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो QC छोटा आएगा। तो छोटा कब आएगा, जब मेरा रिएक्टेंट ज़्यादा है। रिएक्टेंट ज़्यादा है तो वो क्या बनना चाहेगा, प्रोडक्ट बनाना चाहेगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, है ना।
तो सीधा सीधा समझना है क्या कि केसी के तरफ शिफ्ट होगा, है ना। केसी के तरफ शिफ्ट करने का मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, रिएक्शन शिफ्ट फॉरवर्ड। मतलब ए और बी आपस में कंबाइन करके और ज्यादा सी एंड डी अभी देने वाले हैं। अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ है, इक्विलिब्रियम अभी अचीव नहीं हुआ है। अगर तुमने किसी पॉइंट पर कैलकुलेट किया QC और वो KC से छोटा आ गया, इसका मतलब अभी रिएक्शन होना बाकी है, इक्विलिब्रियम अचीव होना बाकी है, रिएक्शन अभी आगे बढ़ेगा, रिएक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और इंतजार करना है, रिएक्शन मेरा इक्विलिब्रियम के पास पहुंचने वाला है। तो QC अगर मेरा छोटा है KC से तो रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगा। तो फॉरवर्ड का मतलब हो गया A प्लस बी इधर जाएगा C प्लस डी बनेगा, ठीक है। अब हमारा क्या है, QC बड़ा हो गया KC से। QC बड़ा कब होगा, जब प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, रिएक्टेंट कम हो गया। हम रिएक्शन के दौरान क्या किए, C और D डाल दिए, C और D मेरे पास बचा हुआ था, हम डाल दिए। तो C और D डाल दिए तो ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो मेरा QC का वैल्यू KC से ज़्यादा हो गया। जैसे इस केस में तो क्या चाहेगा, QC हमेशा KC बनना चाहेगा, QC जब भी बनेगा KC बनेगा। अब जब वो KC बन रहा है तो उसको क्या करना होगा, C और D को रिएक्शन करा के A और B में बदलना पड़ेगा। तो रिएक्शन हमारा क्या होगा, शिफ्ट करेगा बैकवर्ड, रिएक्शन शिफ्ट बैकवर्ड। और उस दौरान हमारा रिएक्शन क्या होगा, A प्लस बी और C प्लस डी में C और D रिएक्ट करके AB बनाएगा। पहला में A और B रिएक्ट करके C और D बनाएगा, रिएक्शन अभी आगे बढ़ रहा है, अभी C और D और बनेंगे, अभी बनने के बाद इक्विलिब्रियम अचीव होगा। रिएक्शन शिफ्ट बैकवर्ड मतलब अभी C और D मिलकर A और B बन रहे हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, ठीक है। और इस केस में क्या हो रहा है, A प्लस बी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लिया C प्लस डी का, यानी इस केस में मेरा दोनों एक दूसरे में चेंज हो रहा है क्योंकि दोनों बराबर है। तो QC ऑलवेज टेंड्स टू बी KC, ये ध्यान में रखना है कि QC हमेशा KC बनना चाहता है। कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आना चाहेगा, अब इक्विलिब्रियम में आने के लिए अगर प्रोडक्ट ज़्यादा है तो रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट होगा रिएक्शन, रिएक्टेंट ज़्यादा है तो प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होगा। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। इक्विलिब्रियम मेरा अचीव करना चाहता है, ये ज़्यादा हो गया तो रिएक्शन इधर से इधर बढ़ जाएगा, ये ज़्यादा हो गया तो इधर से इधर बढ़ जाएगा। अब सिंपल सा एक फिजिक्स में हम लोग डायग्राम देखते हैं, ऐसा है, इसको YouTube बोलते हैं। ये मेरा A प्लस बी है और ये हमारा C प्लस डी है। अब अगर हम इधर A प्लस बी डाल दिए तो इधर का हाइट बढ़ेगा, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, और इधर का हाइट बढ़ेगा मतलब C और D ज़्यादा बनेगा। अगर हम C और D डाल दिए तो इसका हाइट बढ़ेगा, ये डालेंगे तो इसका हाइट बढ़ेगा, ये डालेंगे तो इसका हाइट बढ़ेगा। रिएक्शन भी बिल्कुल ऐसे ही समझना है कि रिएक्शन के दौरान A और B डाल दिए तो C और D बनेगा, C और D डाल दिए तो A एंड B बनेगा। इधर केस में इधर से रिएक्शन अभी फॉरवर्ड हो रहा है, इधर केस में बैकवर्ड हो रहा है। फॉरवर्ड का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना, इस केस के लिए रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है। दूसरे केस में हो सकता है कि ये रिएक्टेंट हो जाए, ये प्रोडक्ट बन जाए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऐसे कंडीशन में हम लोग डिसाइड करेंगे, लेफ्ट वाले को रिएक्टेंट बोलेंगे, राइट वाले को प्रोडक्ट बोलेंगे। तो बैकवर्ड फॉरवर्ड हम इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया QC और डायरेक्शन ऑफ
रिएक्शन कि क्यूसी हमारा जैसे रहेगा उस हिसाब से डायरेक्शन चेंज होगा रिएक्शन का।